स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 69,000 भर्ती में काफ़ी कह सकते हैं कि जब से ये क्रियाकलाप हुआ है, या कह सकते हैं जब से आपका लिस्ट आई है चयनितों की 67 की, तब से मैक्सिमम जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं वो परेशान है और वो बोल रहे हैं मुझसे कि एमआरसी क्या होता है। एमआरसी पहले मुद्दे को समझाइए। पॉइंट 8 के अंतर्गत ही मैक्सिमम पूरी 18,000 सीटें कैसे भर गई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, पहले इसको समझाइए। तो मैं वहाँ पर बोलता था कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है और इसके बारे में जब तक जानकारी नहीं हो सकती है तब तक मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि कुछ बोलूँगा तो लोग आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी, नहीं बोल रहा हूँ तब भी है। तो आज यहाँ पर इस बात को करूँगा। क्यों? उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि कल बैकवर्ड क्लास आयोग जो है उसने जारी किया है एक पत्र। उसमें है मेंशन कि 7 जुलाई को सुनवाई होगी, लेकिन इस कन्फ्यूजन की स्थिति से दूर रहिएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में 7 जुलाई को डेट लगी है, तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में नहीं, कमीशन के कोर्ट में सुनवाई है, यानी कि आयोग का कोर्ट। प्रत्येक कैटेगरी के, जैसे एससी का आपका न्यायिक प्राधिकरण है, ओबीसी का न्यायिक प्राधिकरण है, तो वहाँ पर आपकी सुनवाई होगी। फिर से मैं पहले कल बीसी आयोग का जो पत्र जारी हुआ है उसको दिखा देता हूँ, फिर इस पे एमआरसी है क्या रियली, इस पर पूरी चर्चा, एकदम विश्लेषणात्मक चर्चा होगी। तो जितने भी कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बाकी अनपढ़ लोग तो बहुत ढेर सारे हैं, वो फिर से कमेंट करेंगे ही करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, तो उनके ज्ञान पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो समझेंगे नहीं, तुरंत कमेंट करेंगे यहाँ पर। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको अपने शिक्षण का महत्व पता है, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हों, चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हों, वो ज़रूर इसको देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलिए दिखा देता हूँ पहले मैं पत्र। तो मैक्सिमम लोग जो लोग आपके अपडेट देते हैं, उन्होंने लिखा है कि 69 शिक्षक भर्ती में आरक्षण एमआरसी मुद्दे पर पिछड़ा वर्ग आयोग ने किया यूपी सरकार के विरुद्ध केस, 7 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ पर जब आप पत्र देखेंगे, सेकंड नंबर पर ही यहाँ पर मेंशन है कि डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति, ऑनेबल वाइस चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, हैज़ फिक्स्ड अ सेकेंड हियरिंग ऑफ द मैटर ऑन 7 जुलाई 2020 11 बजे इन द कमीशन कोर्ट रूम। कमीशन के कोर्ट रूम में यहाँ पर ये बातचीत होगी। सुप्रीम कोर्ट की तो बात ही नहीं यहाँ पर की गई है, फिर भी लोग अपने अपने हिसाब से ज्ञान देते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर त्रुटि सुधार जिनको भी लग रहा हो, तो वो कमीशन के कोर्ट रूम में सुनवाई होगी दूसरी बार इसी मैटर पर। ठीक है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और इससे फिर जवाबदेही की जाएगी सरकार से, सरकार अपना जवाब लगाएगी। उन्होंने किस प्रकार से आरक्षण नियमों का पालन किया है, अनर्गल हिसाब से काम किया है, वो सब सरकार के जवाब देगी। ये तो मैं बार बार बोलता आया हूँ, जितने भी केसेस किए जाएंगे सरकार उसका जवाब देगी। सरकार के पास जीओ है, और सरकार ने, और बेसिक शिक्षा मंत्री से जब पूछा गया था तो उन्होंने भी इंटरव्यू में एकदम स्पष्ट बोला था कि हमने माननीय न्यायिक प्राधिकरण द्वारा जो भी चीज़ें जितने भी जजमेंट आए उनको विचार करते हुए सभी चीज़ों का अनुपालन किया है पूरी सख्ती के साथ। तो वो सख्ती साथ किया है तो पूरा वो दिखाएगी सबके सामने डाटा। ठीक है, तो इसको लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब आ जाते हैं मेन मुद्दा, जो एमआरसी वाला चिड़िया जो पिछली भर्ती से उठा हुआ है, उसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं। तो उम्मीद यही करूँगा कि अपने ज्ञान चक्षु को खोलकर आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है एमआरसी का मतलब क्या है? बात 68,500 की है। जब उस भर्ती में प्रदेश स्तर पर सिलेक्टेड लोगों की लिस्ट तैयार की गई थी, तब कुछ ओबीसी एससी के अभ्यर्थी जो मेरिट में जनरल के बराबर या उससे ज़्यादा भी थे। मैं तो हमेशा ये बात बोलता आया हूँ, कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि एमआरसी हट जाएगी। भैया क्यों हट जाएगी? जो मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं उनके साथ अन्याय नहीं होगा, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी के हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे एससी के हों, तो वो तो मेरिटोरियस है ना, वो तो यूआर से भी ज़्यादा अंक उनके मेरिट बन रही है, तो आप कैसे रोक लोगे उनको? तो यहाँ पे बुरा लग जाता है लोगों को। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, जो मेरिट में जनरल के बराबर हैं या उससे ऊपर हैं, उन्हें यूआर की सीट के सापेक्ष जिला मिलता है। ठीक है, अब 68,500 में मिला उनको। ऐसे में कुछ जो ओबीसी एससी के अभ्यर्थी हैं जिनका यूआर में तो था, परंतु उनके पसंद के जिले यूआर की कट ऑफ ज़्यादा होने की वजह से उन्हें कहीं दूर, या यूँ कह लीजिए कि उनकी पसंद का जिला नहीं मिल पाया। जबकि उनसे कम गुणांक वाले जो ओबीसी हैं उनको
उन्हीं की पसंद का जिला मिल गया, या कह सकते हैं कि उनका गृह जिला ही मिल गया। ठीक है, तो ऐसे में वो अभ्यर्थी जो दूसरे जिले में गए, उन्होंने न्यायालय की शरण ली और मांग की कि जब हम ओबीसी हैं तो हमें हमारे ज़िले की ओबीसी सीट क्यों नहीं दी गई। मतलब यूआर में सेलेक्ट होकर हमारा तो नुकसान हो गया। सीधी और स्पष्ट बात है कि भैया इनका तो यही मतलब था ना कि हम इतनी हाई मेरिट लेकर आए हैं तो हमको अपना ज़िला, गृह जिला या आसपास का ज़िला मिल जाएगा। लेकिन ये 68,500 की बात कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, एमआरसी पूरा क्लेरिफाई हो जाएगा। हालांकि इस पर मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता कि सब अपने अधिकारों के लिए जा रहे हैं, जाएंगे, मेरे रोकने न रोकने से कोई बात नहीं है। लेकिन एमआरसी आप लोग लगातार बार बार पूछ रहे थे और यही एकदम सही समय था आप लोगों को जानकारी देने का एमआरसी के बारे में। ठीक है, तो जो मेरिटोरियस ओबीसी मित्र थे 68,500 में, जिनको दूर का जिला मिल गया था, अब उनको समस्या थी कि भैया जब मेरे से कम मेरिट वाला मेरे ही ज़िले में, गृह जिले में या आसपास में ही वो रह गया और मुझे इतना दूर भेज दिया गया, तो इसके लिए मैं न्यायिक प्राधिकरण में जाऊंगा और मेरा तो यूआर में सेलेक्ट होना ही नुकसान हो गया, इससे बढ़िया मैं ओबीसी में रह जाता। अब इस प्रकरण के बाद जन्म हुआ एमआरसी का। एमआरसी यानी कि मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट। अब न्यायालय ने आदेश दिया कि ऐसे बच्चों को वापस उनके पसंद के ज़िले में ट्रांसफ़र किया जाए और आने वाली भर्तियों में इसका भी ध्यान रखा जाए। यानी कि जो चिड़िया उड़ी है ये 68,500 से ये शुरू हुआ है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो अब आती है बात 69,000 की। कुछ लोग जानबूझकर अचयनित लोगों को भड़काने या तो जानकारी के अभाव की वजह से ये प्रोपेगेंडा फैलाना चाह रहे हैं कि एमआरसी की वजह से ओबीसी एससी को नुकसान हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको चंदा चोरी करनी है, सीधी सी। मैं ये तो बार बार बात बोलता आया हूँ, चाहे वो जनरल का नेता हो, चाहे ओबीसी का नेता हो, चाहे एससी का नेता हो। ठीक है, वर्गवार आपको बांटकर सिर्फ और सिर्फ आपका शोषण ही किया जाता है। इस बात को मैंने 1000 बार बोली है वीडियोज़ में, लेकिन समझने वाली बात है ना, जो लोग समझते हैं उनको पता है, जो नहीं समझ पाते हैं वो वर्गवार बटे हुए हैं अपने आप में। ठीक है, जबकि असल में सिलेक्शन लिस्ट पहले नॉर्मल रिजर्वेशन के आधार पर तैयार की गई है, अर्थात पहले 34,500 यूआर सीट पर सभी हाई मेरिट वालों को लिया गया है, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, क्योंकि सबका अधिकार है। यहाँ पर यूआर बोला जाता है, इसको अनरिजर्व बोला जाता है, इसको जनरल नहीं बोला जाता है। ठीक है ना, तो इस बात से जिनको जनरल वालों को भी अगर संदेह हो तो वो भी अपना संदेह हटा लें, क्योंकि ये यूआर है, जो हाई मेरिट वाला होगा, चाहे वो एससी हो चाहे ओबीसी मित्र हो, सब आएंगे इसमें, और सबका हुआ है। अब आगे क्या हुआ है कि इसके बाद ओबीसी कोटे की सीट पर अगले हाई मेरिट ओबीसी को लिया गया, तदनुसार नेक्स्ट हाई मेरिट एससी को उनके कोटे के अनुसार चयनित किया गया। ठीक है, यहाँ पर ये बात हुई। अब इस एमआरसी नाम की बला को समझने के लिए हम कुछ किरदार रच रहे हैं जो पूर्णतः काल्पनिक है, कोई भी साथी इसे अन्यथा नहीं लेगा। देखिए, प्रत्येक ABC करके हम लोग पूरा समझने की कोशिश करेंगे मेरिट के हिसाब से। ठीक है, तो आप अन्यथा मत लीजिएगा, समझने की पूरी कोशिश करिएगा। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि ए शर्मा जी हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं। ठीक है, ये यूआर में सेलेक्ट हुए, इनका गुणांक है 73। ठीक है, एक यादव जी भी हैं और वो ओबीसी कैटेगरी के हैं, इनका भी यूआर में सिलेक्शन हुआ, इनका गुणांक है 72%। बी भी यादव जी हैं, ओबीसी में हैं, इनका ओबीसी में सिलेक्शन हुआ क्योंकि इनका गुणांक 69%। ए कुमार जी हैं जो एससी के हैं और यूआर में इनका सिलेक्शन हुआ, इनका 71 गुणांक है। ठीक है ना, आगे बी कुमार जी भी हैं और वो एससी में हैं और इनका एससी की कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ, इनका गुणांक है 65%। ऐसे ही कुछ हुआ होगा, एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसको आप अन्यथा लेने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है, और उपयुक्त जो ये डाटा है, ये या कह सकते हैं कि एग्जाम्पल है, ये प्रदेश स्तर पर बनी चयन सूची में सेलेक्ट माना गया है और जिला आवंटन में अभी बाकी है, अभी जिला आवंटन बाकी है। ये आप डायरेक्टली जो यूआर कैटेगरी की सीट है 34,500, डायरेक्ट उसमें किसका सिलेक्शन हुआ है और किसका अपनी कैटेगरी में। अभी यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि पहले मुझे ये बताओ पॉइंट 8 में, पहले बात पूरी समझ लीजिएगा। ठीक है ना, पॉइंट 8 की जो चिड़िया उड़ाई गई है, आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना मुझसे जवाब लेने की ज़रूरत पड़ेगी। इस वीडियो को बहुत अच्छे से अगर आपने समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा, और इसको आपने नहीं समझा तो आपको कोई भी नहीं समझा पाएगा। आगे बात करते हैं। अब आते हैं 69,000 जिला आवंटन के फिल्टर पर। उदाहरण के लिए एक जिला लेते हैं जैसे आगरा, जहां 820 सीट प्रदर्शित की गई है। अब इस 820 सीट में यूआर जो है वो 410 है, ओबीसी 222 है, एससी 172 है और एसटी 16 सीटें लगभग बनती हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली गणना है। ठीक है, ये 410 जनरल नहीं है, ये यूआर है,
बहुत ध्यान से, बहुत गंभीरता से समझिएगा, नहीं तो बिना देखे कमेंट कुछ लोग कर देंगे, अगर कैसे 410 बता रहे हो, ओबीसी 222 है ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब यहाँ पर शर्मा जी जो हैं वो अपनी पहली चॉइस आगरा भरी है, और उनकी तरह ही कई यूआर में सिलेक्टेड लोगों ने भी आगरा भरी होगी। अब ए यादव जी ने भी आगरा पहली चॉइस रखी है, और बी यादव जी ने भी आगरा पहली चॉइस रखी। ए यादव जी कौन है? जो यूआर कैटेगरी में हैं। बी यादव जी कौन है? जो ओबीसी कैटेगरी में चयनित हुए हैं, ठीक है। ये आपने समझा होगा पिछली सेशन में, मैंने जो अभी अब समझाया है। अब हुआ यूँ कि आगरा की जो 410 यूआर की सीट है, पर आखिरी जो सीट है, पाने वाला जो गुणांक है, वो 73% शर्मा जी हैं, और ओबीसी की आखिरी सीट जो है वो 222वीं जो है, उसका गुणांक हो जाता है 69, ठीक है। अब ऐसे में यदि एमआरसी न हो तो बेचारे जो ए यादव जी हैं उनको आगरा यूआर सीट नहीं मिलेगी, और वो जाएंगे अपनी दूसरी तीसरी चॉइस के ज़िले में। फिर वो करेंगे आपत्ति कि साहब बी यादव जी जो कि गुणांक 69 के हैं, उन्हें ओबीसी की तरह आगरा मिल गया है ओबीसी के तहत, जबकि ए यादव जी जिनका मेरिट 72 है, उन गुणांक लेकर भी वो दूसरे ज़िले में गए। यही सबसे बड़ा आपत्ति का कारण है, और यहीं 68,500 में लोगों ने आपत्ति की थी। अब आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा क्या, कि शर्मा जी जो लास्ट मेरिट गई है, मान लीजिए आपकी वहाँ जनरल की, वो 73 गई है, ठीक है। और वहीं पे ओबीसी की जो 222वीं सीट है, उसका गुणांक गया 69। अब यहाँ पर शर्मा जी का तो लास्ट में सिलेक्शन हो गया वहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो ए थे यादव जी, उनका 72 गुणांक था, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है आगरा के लिए पहली मेरिट पे, तो उनको दूसरा जिला मिलेगा। लेकिन फिर वो नज़र उठा के देखते हैं कि एक यादव जी और हैं, उनका 69% गुणांक है या 69 गुणांक है, लेकिन उनको आगरा मिल गया है पहले नंबर का जिला। ये कैसे हुआ? क्योंकि इन्होंने अपनी कैटेगरी में वो प्राप्त किया है, और आपने यूआर कैटेगरी में प्राप्त किया है, इसी वजह से आपको आगरा नहीं मिला है। यही होता है सबसे बड़ी आपत्ति का कारण, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यही समस्या 68,500 में हुई थी, तो न्यायिक प्राधिकरण ने जवाब दिया था। उसी ऑर्डर को बार बार शिक्षा मंत्री ने बोला है, मुख्यमंत्री ने बोला है कि इसी समस्या को खत्म करने के लिए लगाया गया है एमआरसी फिल्टर, जिसके अनुसार यदि यूआर में सिलेक्टेड किसी ओबीसी वालों को उसके पहली चॉइस के ज़िले में यूआर की सीट नहीं मिल रही है, तो उसे ओबीसी की सीट दे दी जाएगी। ऐसा होने पर ऐसा नहीं है कि वो किसी लो मेरिट ओबीसी यादव जी की सीट खाएंगे। बस हुआ ये है कि बी यादव जी अब कोई दूसरा जिला मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक ए यादव जी जो थे उनको आगरा नहीं मिला था, उनको अपना सेकंड वरीयता या तीसरी वरीयता मिली थी। अब यहाँ क्या होगा कि जो बी यादव जी थे जिनको पहले नंबर का जिला मिला था, अब उनको पहले नंबर का जिला नहीं मिलेगा, क्योंकि उनसे हाई मेरिट वाले जो यूआर में गए थे यादव जी, उन्होंने अपने यूआर से अपना कह सकते हैं कि संबंध हटाते हुए फिर से वो अपनी रिजर्व कैटेगरी में आने की उन्होंने कहा है, तो वो आएंगे, सीधी सी बात है। अब इस प्रकार पहले तो 69,000 लोगों की नॉर्मल आरक्षण के हिसाब से लिस्ट तैयार की गई, उसके पश्चात जिला आवंटन एमआरसी के अनुसार किया गया। तो बात सिर्फ इतनी है कि एमआरसी की वजह से सिलेक्शन किसी का नहीं रुका, सिर्फ जिला मिलने में अंतर आया है, और इसी को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अब समस्या क्या है कि कुछ लोग अभी भी अनियमितताएं नजर आएंगी और वो कमेंट करेंगे और आगे भी जाएंगे, उनका अधिकार है, जब तक उनको जानकारी नहीं प्राप्त होगी तब तक वो जाएंगे। वो इसलिए कि दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिजर्वेशन रहता है, और हम भूल जाते हैं कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी एक चिड़िया का नाम होता है जिसको लागू किया गया है, ठीक है। अब आते हैं कि पॉइंट 8 के अंतर्गत कैसे इतने ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो गया है, ये बात बताइए। कैसे पॉइंट 8 पर पूरी 18,000 सीटें भर गई हैं। ऊपर के ही पूरे आपको मैंने जो समझाया है, आई होप कि उससे आपको पूरी चीज़ समझ में आ गई। ये प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए, फिर भी कमेंट में आ सकते हैं आपके प्रश्न। कुछ लोग कहेंगे कि जनरल ओबीसी के कट ऑफ में बहुत कम अंतर है, तो ऐसे लोगों से यही इंपॉर्टेंट बात कहनी है कि यदि ओवरलैपिंग बिल्कुल भी नहीं होती तो ओबीसी की जो कट ऑफ है ना, ये यूआर से भी अधिक गई होती। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पास कैंडिडेट जानते हैं कितने हैं, लगभग 38,000 या 36,000 कुछ जनरल वाले पास हैं, 84 से 85,000 के करीब लगभग आपके ओबीसी मित्र पास हैं। आप सोच लीजिए कि कितने लोग आप ये कितने पास हैं, ये कितने पास हैं अपनी सीटों के सापेक्ष। तो ऐसे ही तो चयन होगा सबका। और ये एक बात याद रखिएगा, जितने लोग आपको गुणांक भी बताते आए थे एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन में, वो तो हमेशा से बताते आए थे 70 पे जनरल सेफ है और 68 पे ओबीसी सेफ है।
अब यहाँ पर ये गुणांक घटकर आ गया है ये 67 पर जनरल और ये 66 पर ओबीसी। फिर भी लोग परेशान हैं, क्यों? क्योंकि उनको ये ज्ञान नहीं है, उनको ये किसी ने बताया नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपसे शोषण कैसे करेंगे, फिर आपसे चंदा चोरी कैसे होगी, है ना। तो ये वर्गवार बांटने वाले लोग बहुत मिलेंगे। अभी मुझे भी बहुत लोग कमेंट सेक्शन में ज्ञान देंगे, बिल्कुल आपके पास ज्ञान अधिक है, आप ज्ञान जरूर देंगे। पुनः बोल दूं, बीसी आयोग अपने कमीशन के कोर्ट में दोबारा से अपील की है और वहाँ पे फिर से 7 जुलाई को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में कोई डेट नहीं लगी है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर परेशान बिल्कुल मत होइएगा। और हाँ, जिनको ये बात समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आई है वो नहीं समझ सकते, कोई भी समझा पाए उनको कोई नहीं समझा पाएगा, कितना भी कोशिश करें वो नहीं समझ सकते, ठीक है। बाकी जिनको समझ में आ गई बहुत बहुत बधाई, और सबको समझना भी चाहिए। एमआरसी जो मुद्दा है इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, न जनरल के भर्ती को, न ओबीसी को, न एससी को, क्योंकि ज्ञान है। देखिए मुझे जब तक नहीं ये बारे में पता था तब तक मैंने कोई बात इस पर नहीं की। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कैसे कुछ गलत बात बोल दूँ। लेकिन जब बीच बीच में मैंने कुछ शब्द बोले थे तो एकदम स्पष्ट तरीके से वहीं सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन हैं, और सरकार से जवाब मांगा गया है तो सरकार जवाब देगी। अब यहाँ पर मुझे ये कुछ कहते मत मिलिएगा, कोई लोग कमेंट करेंगे यहाँ पर कि अब तो सरकार से जवाब मिलेगा ही मिलेगा, तुम क्यों ज्ञान दे रहे हो। इसलिए ज्ञान दे रहा हूँ क्योंकि अब ज्ञान देने की आवश्यकता आन पड़ी है, ठीक है। बाकी आप लोग स्वतंत्र विचारधारा के हैं और आप, मुझे पूरा विश्वास है कि जो बुद्धिहीन लोग होंगे वो ज़रूर कमेंट करेंगे। बाकी जो लोग सजग हो चुके हैं उनको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। धन्यवाद।